आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक संगीत के महारथी जो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा दिया हमारे बुंदेलखंड को, देश को, प्रदेश को, कोई उनका सानी नहीं है। चलिए सीधा उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर उन्होंने अब तक किया क्या है। नमस्कार भालेराव जी, जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी इस म्यूजिक यात्रा की शुरुआत कब से हुई? मेरी संगीत की यात्रा की शुरुआत लगभग मुझे लगता है 35 साल मेरे को हो गए। मेरे घर में बचपन से ही संगीत का बहुत माहौल था। चूंकि मेरे पिताजी एक ग्वालियर घराने के प्रतिष्ठित घराने से थे और पंडित राजा भैया पूंछवाले जो ग्वालियर घराने के विश्व प्रसिद्ध गवैये थे, उनके वो गंडा उच्चारे। तो वो सारे संस्कार, गायकी का एक जो मेथड है घराने का, तो वो हम लोगों को सब बचपन से विरासत में मिला, ये समझ लीजिए। तो वो एक संपत्ति हम लोगों को ऐसे ही मिल गई। तो जब बचपन में सुनते थे, हमारे प्रोग्राम्स भी बहुत होते थे, सारे झांसी के जो है बड़े बड़े संगीतकार हमारे यहाँ आते थे। उसके बाद जो उस समय जसवंत सिंह जी आते थे, वीरेंद्र सिंह जी, रजनी आगवेकर जी, काफ़ी लोग सुबह 8 बजे से क्लास लगती थी हमारी। तो 4-4, 5-5 घंटे जो है संगीत ही होता रहता था। तो वो रोज दिमाग में स्वर अपने आप बैठ गए। तो ऐसे संगीत का मेरे को शौक चला कि मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा फिर संगीत, चूंकि घर में ही माहौल था। तो उसी हिसाब से मेरी संगीत की शुरुआत हुई। बंजारा जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कहाँ तक हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा मैंने बीबीसी से बीएससी किया है और उसके बाद फिर मैंने मास्टर ऑफ म्यूजिक किया संगीत भास्कर। कहाँ से? प्राचीन कला केंद्र से। और संगीत प्रभाकर मैंने इलाहाबाद से किया। इन सब परीक्षाओं को मैंने काफ़ी अच्छे उससे उत्तीर्ण किया है। उसके बाद फिर मैं संगीत के ही माध्यम से अपने आप को प्रतिष्ठित या अपने आप को प्रतिस्थापित करने की चाह में उसी समय से मैं लगा रहा हूँ। भले ही मेरे को उसमें जॉब भी करना पड़ा। कहाँ आपने जॉब किया? ये ऑफिट बात होती है। देखिए, मेरी घर की परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी उस समय, क्योंकि मेरी 4 बहनें थी, मैं अकेला था सबसे भाइयों में सबसे बड़े थे? सबसे छोटा और 4 बहनें बड़ी। तो घर की स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बड़े किसी तालीम में जाता है। तो मेरे को नौकरी करना मेरी मजबूरी थी। तो सबसे पहले मैंने जो जॉब किया वो मैंने सुरेंद्र राय जी के। अच्छा। सुरेंद्र राय जी का उस समय लेकर का नाम था। तो मैं उनके यहाँ जॉब करता था। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मेरे को थोड़ा और बढ़ना चाहिए आगे। तो फिर मैंने ईस्टर्न रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पर एक फर्म है जिसमें ब्रिक्स बनते हैं, फायर ब्रिक्स, तो वहाँ पर मैं अकाउंट्स में जॉब करने लगा। तो
काफ़ी साल वहाँ जॉब किया मैंने। उसके बाद मैंने कानपुर में भी जॉब किया, वहाँ मैंने संगीत भी सीखा पंडित गंगाधर राव जी के। कानपुर जाना क्यों हुआ? कानपुर जाना इसलिए हुआ कि उस समय भाई जॉब्स का प्रॉब्लम्स तो था ही, तो यहाँ पर संगीत में भी उतना कोई पब्लिक स्कूल तो थे नहीं, क्योंकि म्यूजिक टीचर एज ए मैं वहाँ पर वो हो जाता। तो यहाँ पर वहाँ महाराष्ट्रियन थे प्रकाश खरगड़कर जी, प्लस डिटर्जेंट कंपनी प्लस साबुन। तो वो यहाँ आए तो उन्होंने महाराष्ट्र समाज में जो है मीटिंग में कहा कि भाई जो यहाँ पर बच्चे जो इंटरेस्टेड है हमारे, वो हम उनको जॉब पे रख सकते हैं जी। तो मैं उनसे जाके मिला तो बोले ठीक है आप आइए देखते हैं। तो फिर मैं कानपुर में जॉब करा, लगभग 4 साल मैंने कानपुर में जॉब किया। वहाँ भी आपकी संगीत में यात्रा जारी रही? बिल्कुल, संगीत में तेलंग जी के यहाँ सीखता था, और वहाँ ऐसा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले अपना खाना वाना बनाता था, उसके बाद 5 बजे मैं गुरु जी के पास जाता था। अच्छा, तब तक आप अविवाहित थे वहाँ? हाँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ सीखने जाता था। फिर गुरु जी के यहाँ से आने के बाद फिर मैं जॉब में 7:30-8 बजे में वहाँ ऑफिस पहुँच जाता था, शाम को फिर रियाज करता था मैं। तो ऐसा मैं 4 साल लगभग मैं कानपुर में रहा। उसके बाद फिर ये हुआ कि घर में सारी बहनों की शादी हो गई थी, तो माता पिता अकेले थे। तो मुझे भी लगा कि अब यहाँ पर तो मेरा रहना अब इतना जरूरी है। हाँ, तो मैं फिर यहाँ आ गया। तो यहाँ आ गया तो मैं मेरी जॉब उस समय छूट चुकी थी, तो मैं राजू आनंद जी के पास गया, क्योंकि वो मेरे पिताजी के गुरु भाई हैं। तो मैंने उनसे ऐसी प्रॉब्लम बताई कि मैंने राजू भैया ऐसी बात है मेरे पास। बोले नहीं, आप एक काम करो कि आप हमारे यहाँ जॉब करो, स्टूडियो में नहीं, सेल्स व्यवसाय जी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ जॉब करने लगा। एक दिन ऐसे ही मैं बैठा था, तो वो अंदर उन्होंने चैम्बर में बुलाया कि समीर को बुला के लाइए। मैं पहुँचा, मैंने कहा भैया। बोले आप तुम जिस चीज़ के लिए बने हो वो यहाँ पर तुम्हारे लिए मुफीद नहीं है जी। तो मैंने कहा भाई नहीं, कहने कि मैं देखता हूँ। बोले यार मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे गुरु भाई हो, और संगीत में पिताजी ने आपके इतना योगदान किया है पूरी बुंदेलखंड में, और आप मेरे यहाँ जॉब करो। मतलब आपकी अहमियत को समझते रहे? हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने मेरे ही सामने जो है यशोवर्धन गुप्ता जी भैया जी को फोन किया कि भाई ऐसी बात है, तो आप देख लो इसको, अगर आप। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपने कहा है तो सही होगा, चूंकि मेरे यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन आप भेज दो। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ जो है नितिन शर्मा जी हैं जो झांसी से हैं। कहाँ भेजा गया आपको? जयगढ़। अच्छा। तो वहाँ पर मैं फिर जॉब करने लगा, तो एज ए म्यूजिक टीचर। तो वहाँ हम लोगों ने, एक हमारे साथ थे नितिन शर्मा जी, अब वो दिल्ली में जी। तो वहाँ हम दोनों ने मिलके जो है संगीत का बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे कार्यक्रम भी करवाए। तो फिर आपके मन का जहाँ मिला ना? बिल्कुल। फिर वो मन का मिला। फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि फिर मेरे धीरे धीरे लोग जानने भी लगे, प्रोग्राम्स भी मैंने किए, और इसी बीच जो है बच्चे भी उस समय इंडियन आइडल जो मेघना आ गई, तो फिर मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट थी उतनी मेरे को क्लास से होने लगी और प्रोग्राम्स होने लगे, कार्यक्रम भी मिलने लगे मेरे को। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। अच्छा, ये आपने को त्याग दिया? बिल्कुल। उसके बाद फिर आज तक मैं जॉब किया। अच्छा। अब प्रोग्राम्स संगीत के, और संगीत का जो हमारा क्लासेस हैं, बस उसी पे मैं अभी कर रहा हूँ। और काफ़ी बच्चे, मौली श्री गर्ग है, माहेश्वर राज है, काफ़ी बच्चे, और मेरे एक बच्चा विघ्नेश है जो चेन्नई में इस समय है, तमिल फिल्मों में सबसे अच्छा गायक इस समय, जो आपके द्वारा दीक्षित है। हाँ बिल्कुल, बचपन से ही वो लोग सीखे हुए हैं मेरे से। तो ऐसा कारवां मेरा संगीत का सफर रहा। पहले जी आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपको कहाँ कहाँ आपने प्रोग्राम्स दिए और आपको बुलाया गया? मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि
मुझे हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ जो है गायक पंडित अजय मोहनकर जी का सानिध्य मिला और वो मेरे गुरु रहे और उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया। क्योंकि कहते हैं कि संगीत में गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं होता जी। आप कितने भी हाथ पाँव मार लो लेकिन गुरु की कृपा होगी तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ऊपर गुरुओं की कृपा बढ़ी रही। मैंने किया बहुत कम है लेकिन मिला बहुत ज़्यादा। तो मैंने तानसेन समारोह में गुरु जी के साथ, और लिस्ट तो बहुत लंबी है। बिल्कुल। हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित समारोह है बाबा हरवल्लभ जलंधर में, वहाँ मैंने अपना कार्यक्रम दिया। उसके बाद सामापा फेस्टिवल पंडित भजन सुरपुरी जी कराते हैं दिल्ली में जी, वहाँ मैंने दिया। संगीत कला केंद्र आगरा में मैंने कार्यक्रम दिया और जयपुर, उसके बाद कलकत्ता, पूना, लगभग हिंदुस्तान की कोने कोने लगभग जहाँ जहाँ बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं वहाँ मैंने अपने कार्यक्रम अजय जी, आपको जहाँ आपने तो सारे जगह प्रोग्राम्स दिए तो आपको किसी पुरस्कार से नवाजा भी गया होगा? बिल्कुल। सबसे पहले मेरे को संगीत कला केंद्र आगरा में नाद साधक, उसके बाद संगीत रत्न सम्मान मेरे को राष्ट्रीय संगीतज्ञ परिवार जो पूरे हिंदुस्तान में प्रतिष्ठित परिवार है उनकी तरफ से मिला, लगा दिया जी जी। और भामाशाह सम्मान मेरे को मिला और ये सब बाहर के, जयपुर में एक है अपेक्षा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जी, वहाँ से मेरे को सम्मान मिला। सामापा में जो सम्मान मिले, परंपरा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उसमें मंजूषी सम्मान मेरे को मिला जी। तो ऐसे काफी सम्मान से मेरे को। जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि शास्त्रीय संगीत म्यूजिक का अर्थ क्या होता है, कैसे समझे लोग? सबसे पहले तो शास्त्रीय संगीत का अर्थ ये हुआ कि जो शास्त्र से युक्त हो, यानी जो चीजें प्राचीन परंपराओं से आ रही हो। संगीत हमारा करोड़ों साल पहले पृथ्वी का वो तब से जब व्यक्ति रोता है या उसके घर में कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका भाव होता है, जब उसके अंदर खुशी होती तो उसका भाव होता है। देखिए शास्त्रीय संगीत कैसे निकला, मैं आपको कि जो शास्त्रीय संगीत एक्चुअली लोक संगीत से, लोकगीत से। लोग कहते हैं शास्त्रीय संगीत पहले, नहीं, शास्त्रीय संगीत पहले नहीं आया, पहले लोकगीत आया। लोकगीत कैसे आया कि भारत में जगह जगह गांव में सूप का गाना है, सूप जब चावल को कूटा जाता है उसका गाना है, बच्चा पैदा होता है सोहर, कहीं किसी का जन्म हुआ या कुछ बधाई तो उसका बधाई गीत है, होली का अलग अलग मौके पे, अलग अलग मौके पे। तो उन सबको बड़े बड़े विद्वानों ने संग्रहित किया कि भाई इसका थोड़ा विस्तार और करके, स्वरों का विस्तार करके यदि इसको और अच्छे से सजाया जाए तो तब राग की संकल्पना हुई। राग माने, राग जो शब्द आया है वो रंजकता से आया, रंजकता माने रंग। तो संगीत परिजात में जो उसकी परिभाषा दी हुई है वो ये है कि राग शब्द रंग से आया, मतलब सुरों को हम रंगों की तरह लेते हैं। जैसे चित्रकार रंगों से पेंटिंग बनाता है, ऐसी शास्त्रीय संगीत में 12 सुरों को लेके और उसको जगह जगह प्लेस करना और उसका विस्तार करना, उसको रूहानी तरीके से उसको सजाना। शास्त्रीय संगीत एक
व्यवस्थित विधा है जिसमें एक सर्किल रहता है, उस सर्किल के बाहर नहीं जा सकते, उस राग के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। बाकी ठुमरी जो विधा है या गजल है, इसमें आप 2 रागों को भी मिक्स कर सकते हैं, 3 रागों को भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है ये बहुत प्राचीन है। पहले हमारे यहाँ ध्रुपद परंपरा थी, मंदिरों में ध्रुपद गाया जाता था, पारंपरिक पद गाए, और जो सबसे बड़े संवाहक थे वो थी मीराबाई, जो खुद बहुत बड़ी गायिका थी, सूरदास। तो उनके नाम पे उन्होंने राग की भी संरचना करी, मीरा की मल्हार, मीरा मल्हार, बरसात के सूर मल्हार सूरदास जी, तो ऐसे कई रागों का सृजन भी किया उन्होंने। कुछ राग हमारे दर्शकों को बतौर नमूना जरूर। जैसे मैं एक, अब देखिए राग और लाइट म्यूजिक में, लाइट म्यूजिक और राग लोग अलग अलग रखते हैं। मेरे हिसाब से संगीत एक ही होता है। संगीत में 12 सुर का यूज होता है, बस ये जरूर बात है कि कुछ लोगों को कुछ अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ अच्छा लगता है, लेकिन है वो सब एक ही, है ना। जैसे यमन कल्याण है, तो यमन कल्याण में मैं बच्चों को ये सिखाता हूं, हमारा स्वर विस्तार है सानी रे ग रे नी रे नी दले रे ग म रे ग नी रे ग म रे सा। ये हमारे बहुत पुरानी पारंपरिक ठुमरी है। इसी प्रकार की मैं कई ठुमरी बनाता हूं, अब वो फिल्म में आ जाती है सावरिया से हो गए नैना चार, लागी करजवा लागी करजवा कटा। तो आप इसको शास्त्रीयता में ले सकते हैं। अब जैसे इसी टोन पे जो यमन कल्याण में, श्रीमन कल्याण में है, कैसा जादूगर कैसा जादूगर तूने मोहा शाम हमारा कैसा जादूगर। ये पारंपरिक बंदिश है। लाल गोपाल होइए, लाल गोपाल गुलाल हमारी आँख में लाल, उसी में बंदिश हो गई तो प्रसिद्ध हो गई। आओगे जब, सेम टोन है, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम साजना
अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिले। अब इसमें क्लासिकल आपके, अब ये लोग कहते हैं अभी फिल्मी ना, लेकिन मैं कहता हूँ ये शास्त्रीय संगीत, बस इसमें थोड़ा विस्तार कर दिया तो शास्त्रीय संगीत हो गया। देखिए सारे रे ग म ग ग म रे ग रे प नि रे नि प द प ग प सा रे ग ग रे सा, विस्तार कर दिया तो ये क्लासिकल हो गया। ये फर्क हो जाता है क्लासिकल और जबकि लोग इसको फर्क मानते ही नहीं थे। अब देखिए क्या है कि आने वाला जो समय है, देखिए शास्त्रीय संगीत को कैसे परोसा जाए। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप बहुत ज्यादा शास्त्रीय संगीत मुझे लगता उतना मतलब सुनते तो अच्छे होंगे, लेकिन परिपक्व उतने नहीं, आप भी नहीं होंगे जी बिल्कुल। लेकिन आपको भी जो मैंने गाया अच्छा लगा, पल्ले तो बड़ा ही अच्छा लगा। ऐसा नहीं यार क्लासिकल है, ऐसा तो नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा, आंखें सदाबंद हो रही थी तो खुशी हो रही थी। देखिए संगीत वो है जो कान को अच्छा लगे। मेरा मानना ऐसा है कि शास्त्रीय संगीत को जिन लोगों ने अलग किया है, मेरा ऐसा मानना है, मतलब मैं लोगों को बुरा भी ना लगे, अदरवाइज ना लगे, कि इसलिए भी अलग किया है क्योंकि वो करी नहीं हुआ। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, उनमें वो काबिलियत थी ही नहीं इसको उपजाने की। मतलब वो कहानी ऐसी हो गई कि नाच न जाने लगा, जिसको जितना आता था अरे यार क्लासिकल नहीं, लेकिन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत इतना विस्तार है कि अपने आप आध्यात्मिकता का एक विस्तार, और आध्यात्मिकता ईश्वर आपको दिखता है। हाँ वैसे अगर देखा जाए तो कुछ राग ऐसे हैं, जैसे राग शुद्ध तोड़ी और राग श्री है, कुछ ऐसे राग हैं कि कठिन तो नहीं है, लेकिन हाँ उनको संभालना, हाँ जिनको नहीं आता उनके लिए कठिन है, संभालना पड़ता है जी। तो मैं एक मान भी आपको बता देता हूँ जी।
अब मुझे नैया पार करो, दुख दर्द सब दूर कर हर, दुख दर्द सब दूर कर हर, तन रस खान के लिए जो खबर या, तन रस खान के लिए जो खबरिया गज सकर के लार नैया, अब मोरी नैया पार करो, अब मोरी नैया पार। पंजाब जी, जहाँ आप म्यूजिकल यात्रा में आप इतना रच बस गए, वहाँ आपके कुछ खास और शौक भी होंगे जो लोगों को पता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं संगीत के अलावा जो मेरा बहुत बड़ा शौक है वो है क्रिकेट का। मैंने जीवन में इतना क्रिकेट खेला, इतना कि मतलब सुबह 5 बजे से लेके और शाम को 5-6 बजे तक कंटिन्यू, मतलब इतना जुनून सवार था कि नहीं भाई, और कुछ पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना। किस एज में? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इंटर तक। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो पहले ख्वाहिश ये भी थी कि ये भी थी, बिल्कुल थी कि मतलब लेकिन कुछ और भाग्य को मंजूर होता है, तो उसमें तो संगीत का तो खैर मैं आपको बताया कि माहौल ही हमारे शुरू से था, तो संगीत काफी सुनने में अच्छा लगता था, अच्छी कोई चीजें हैं, तो क्लासिकल के प्रति सम्मोहन शुरू से ही मेरा था। ये तो हुआ संगीत क्रिकेट का, और उसको आपने कैसे सामने बिठाया, क्योंकि दोनों अलग अलग पहलुओं पे चलने वाले शौक हैं। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट का और संगीत का ये है, क्रिकेट से कैसे आपको मैं उपजा ऐसे कि मैं GIC में पढ़ता था, राजकीय इंटर कॉलेज में। तो उस समय क्या होता था, उस समय मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, परिस्थितियां नहीं रहती थी, किसी के पास ना तो बैट ना तो बॉल। अब वहां राजकीय इंटर कॉलेज में जो भी पढ़ने वाला है, आप समझ सकते हैं कि वो मीडियम से भी नीचे होगा तभी पढ़ रहा है वहां, क्योंकि वहां फीस बहुत कम होती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि जो टूटी हुई कुर्सी का डंडा रहता था उसको बैट बनाते थे, और पत्थर वहां थे ही तो पत्थर के लिए विकेट बनाते थे, और बॉल ऐसे करते थे कि वो जो टायर होता है ना, टायर उसको जो ट्यूब का वो बना के उसकी बॉल बनाते, ऐसे घंटों हम लोग खेलते थे। तो आज तो हमारे बहुत से दोस्त बड़े अच्छे प्रतिष्ठित स्थितियों में हैं, वो हम लोग याद करते हैं कि उस समय जो है, ये बात है 85-86, तो उस समय ऐसा बड़ा आनंद आता था भाई सब। अब तो खत्म हो गया वो काम पूरा। तो अजय राव जी, आज जहाँ म्यूजिक से बिल्कुल समाये थे म्यूजिक में, तो ये वाला शौक क्या पीछे रह गया, या कभी कभी ये भी बुलाता है? नहीं, शौक पीछे नहीं रह गया। अब ये हो गया है कि भाई अब तो टीवी में क्रिकेट जब होता है तो क्रिकेट जरूर देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चूंकि दोस्त भी नहीं है, खेल नहीं पाते, हाँ, और अब उतना बॉडी भी काम नहीं करता है, मौका लगेगा तो बिल्कुल खेलेंगे। पहले जी, देखा गया है कि म्यूजिक एक ऐसी साधना है जो अविरत चलती रहती है। नए बच्चों को अगर सीखना है, आपसे इंस्पिरेशन लेके कुछ आप जैसे बनने की ख्वाहिश हो, तो उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ये संगीत की जो तालीम है, ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही हासिल हो सकती है। लोग बात अगर ये सोचते हैं कि अब मैं स्कूल में रह के और मैं कर लूँ, तो वो ठीक है, डिग्री तो उसको मिल जाएगी, लेकिन उसको वो जो परफॉर्मेंस है या जो गायकी का हुनर है, वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता। वो एक संस्कार है, वो गुरु के सानिध्य में घराने बंद जो तालीम वो की जाती है,
तो मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई ठीक है, आप अरिजीत सिंह को सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, लेकिन अरिजीत सिंह को बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा हो, ये तो आपने देखा नहीं। आपने तो सिर्फ उसका गाना सुना, तो आप डायरेक्ट उस छलांग पर जाना चाहते हो, तो आप कैसे संभव, आप एकदम जो है 20वीं सीढ़ी पे नहीं चल सकते। तो आपको धीरे 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 चीजें समझना पड़ेगी। पहले राग के थ्रू समझना पड़ेगी, फिर उसको किस प्रकार विस्तार करना है, उसके बाद कैसे आप परफॉर्म करेंगे। तो ये इस प्रकार की परंपरा से मैं सिखा रहा हूँ, उसमें मैं सक्सेस भी हुआ और बच्चे मेरे यहाँ के जो है काफी अच्छे स्तर पे गाते हैं। कितने बच्चों को आपने अभी तक लगभग शिक्षा दीक्षा दी, कितने बच्चे होंगे? देखिए अभी तो मेरे पास लगभग 150 बच्चे सीखते हैं एट प्रेजेंट। मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 500 से 600 बच्चे अभी तक मैंने तैयार किए होंगे, जो हिंदुस्तान में काफी जगह उड़ान भर चुके हैं। बिल्कुल, काफी जगह परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं और अपना नाम भी उनका है। कोई किसी प्रकार से कोई एडिटिंग में है, कोई अरेंजिंग में है, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में व्यवस्थित है वो व्यक्ति। क्या मानते हैं कि आज का जो कान फोड़ू जो म्यूजिक है ये इस विधा को प्रभावित करता है? जो आप देखिए, शास्त्रीय संगीत एक ऐसा वृक्ष है कि जो आने वाले कोई से भी समय कभी भी वो हमेशा ही छाया देगा, लुप्त नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। शास्त्रीय संगीत आध्यात्मिक संगीत है, ईश्वर की आवाज है। तो जो आजकल का जो संगीत है तो वो सिर्फ एक ग्लैमर पैदा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। संगीत का वास्तविक अर्थ ईश्वर की अनुभूति करना है। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत पूरी दुनिया में सब जगह सुना जाता है और हमारे यहाँ लोग कम तालीम ले रहे हैं, बाहर ज्यादा ले रहे हैं। सबसे बड़े बड़े स्कूल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब जगह। मैं खुद देखता हूँ, जब मैं तानसेन समारोह या हरवल्लभ गया था तो इतने फॉरेनर्स बैठते हैं कि बीच में इंडियंस तो उठ के चला भी जाएगा, लेकिन जहां गाना शुरू हुआ या जहां वादन शुरू हुआ, उन्होंने अपने गर्दन को इस तरह रखा और वो आध्यात्मिक अनुभूति में मैंने देखा कि 4-4 घंटे में कैसे बैठे। तो एक बहुत बड़ा वो है उनका डेडिकेशन। मैं आपको बताऊं, राजन साजन जी, पंडित जी बहुत बड़े गायक हैं हिंदुस्तान के। तो एक बार उनकी वो बता रहे थे कि हम लोग गए, इंग्लैंड में प्रोग्राम था लंदन में, तो राग श्री बड़ा टिपिकल राग है बड़ा। तो बोले हम लोग तो पहले ये सोचे कि मैं अभी क्लासिकल गा रहा हूँ, मुझे लोग समझ में नहीं आएगा, ये करेंगे, ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, हम लोग को इसके अलावा कुछ आता नहीं। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब आए हैं तो भाई अब कार्यक्रम तो देना ही। तो बोले हम लोग जैसे ही पहुंचे दोनों भाई और तानपुरा मिला के और हम लोगों ने गाया। तो बोले गाना गाने के बाद अमूमन ऐसा होता है कि तालियां बजती है। बोले वहां कोई सुई सन्नाटा। तो बोले हम लोगों ने बड़ा वो गाया अपना गाना, इसका मतलब खराब हो गया, क्या मन है। तो बोले हम लोग जब वापस लौट के आए तो वो सारे मैंने कहा कि हम लोगों ने कहा कि भाई ताली, कहते सर आपने ताली बजाने का मौका ही कहाँ दिया। आपके गाने के 15 मिनट तक हम लोगों को तो यही लग रहा था कि श्री राग ही पूरे में चल रहे हैं। तो वो उस आध्यात्मिकता से सुनते हैं। बिल्कुल। तो वो एक संगीत हमारे भारतीय संगीत, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत तो हमेशा अजर अमर है और तार जिंदगी जब तक ये पृथ्वी रहेगी, क्योंकि ये शंकर जी की बनाई हुई विधा है। उन्होंने अपने मेहनत से संगीत को पृथ्वी पर वो किया, तो वो खत्म होने का सवाल ही नहीं। भालेराव जी, जहाँ आपका इतना लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, वहाँ अवरोध किस तरह के आए आपके जीवन में? मुश्किलें कहाँ हैं? मुश्किलें
बहुत आई सीखने के लिए। देखिए काफ़ी चीज़ें जब आप सीखते हो या तो कई बार ऐसा होता है कि आपका परफॉर्मेंस कभी अच्छा भी नहीं होता, तो उस समय बड़ा डिप्रेशन भी होता है, लोगों की आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि संगीत एक ऐसा वो है कि ये तो मंची विद्या है, ये कोई लिखित लाइव में सारा लाइव है। तो कई बार कई चीज़ें जीवन में अवरोध लेके आई कि भाई अब इसको करें नहीं करें। तो ऐसे ही जॉब में भी आई जब, तो ये संघर्ष जो है अभी तक चल रहा है, चल ही रहा है। संगीत और जीवन का संघर्ष एक साथ आदमी का चलता रहता है, तो वही उसके हिसाब से मैं संगीत को ले रहा हूँ। तो जहाँ इतना सब कुछ होता है तो एक सवाल आमतौर पर पूछा जाता है कि आपकी इस पूरी सफल यात्रा के पीछे किसको आप श्रेय देना चाहेंगे, किसका हाथ मानते हैं? तो ये मैं सबसे पहले तो मेरे मदर फादर जिन्होंने मेरे को संगीत में सिखाया, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे ऊपर संगीत की संस्कार दिए, पल्लवित किए। उसके बाद मैं पूरा श्रेय अपनी पत्नी को देता हूँ। क्या वो भी संगीत में शिक्षित नहीं, वो बिल्कुल शिक्षित दीक्षित नहीं है। उन्हें संगीत से लेकिन लगाव बहुत है, संगीत सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्होंने मेरे को हर पल जब भी मैं परेशान हुआ, कभी पैसों की कमी से हुआ या कभी किसी की वजह से हुआ, तो उन्होंने कभी भी उस चीज को मेरा अभी तक मनोबल हमेशा बढ़ाया कि कोई बात नहीं। तो सबसे, और फिर मेरी बेटी, मेरी कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटी है मेरी। अच्छा। वो अभी दिल्ली में IIT में उसका सिलेक्शन हो गया है जी। और उसने भी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी में फर्स्ट अच्छा, वो भी संगीतमयी है? बिल्कुल। अच्छा। तो बचपन से ही संगीत जी। और बहुत ही लाजवाब गाती है जी। और स्टडी में भी बहुत आगे हो। तो फिर उसका IIT में सिलेक्शन हो गया। क्या नाम है उनका? पूर्वी भालेराव। जी। पूर्वी जो है एक राग का भी नाम है, एक थाट का। अच्छा, इसका नाम है जी। तो वो अभी तो दिल्ली में है जी। वो भी बहुत अच्छा गाता है। भालेराव जी को गुस्सा किन मुद्दों पे आता है? गुस्सा वैसे तो संगीतकारों को आता ही नहीं। गुस्सा तब आता है कि जो बच्चे आते हैं वो सिंसियरली उस तालीम को जिस जिस तालीम से, जिस संघर्ष से गायन को सीखना चाहिए, तो वो बड़ा हल्के में लेते हैं उसको। तो उस कारण से क्या है कि वो कई बच्चे होते हैं कि जो बड़े जुनून से लेते हैं। ओके, तो मुझे गुस्सा इसी बात पे आता है कि इतना आप डेडिकेशन आपके लिए जरूरी है। अगर आप जुनून से करेंगे किसी चीज को तभी वो आपको प्राप्त हो पाएगी। तो मैं क्लास में भी जो है बड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि भाई सिंसियरली आइए और नहीं सीखना हो मत सीखिए। कोई जरूरी नहीं, किसी ने कहा नहीं संगीत सीखिए। आप YouTube पर उस पर देख के आप अगर इसको कर रहे हो तो बिल्कुल मत करिए। दिल में ये कर लीजिए कि ये कांटों भरी राह है, आपको लोहे के चने अगर चबाना आते हो तो आप संगीत सीखो, नहीं तो इसमें जीवन खराब होना है। कुछ आएगा नहीं तो कुछ आप ये भी नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं किया आपने। YouTube की बात की आपने, क्या YouTube भी एक अच्छा शिक्षक बन सकता है संगीत के लिए? देखिए, YouTube शिक्षक तब बन सकता है कि जब वो बच्चा उसकी तालीम क्लासिकल से शास्त्रीय संगीत से हो रही है। डायरेक्ट अगर वो YouTube से सीखता है, क्योंकि जो चतुर होते हैं वो सोचते हैं कि हम सभी भाई के पास क्यों जाए, हम इसी से अपनी ज्ञान बढ़ाएं। तो देखिए ऐसा है, ये सुर का जो मामला होता है बड़ा सेंसिटिव होता है। सुर ऐसा होता है कि आप किसी को फूल भी मार दें, किसी को फूल टच कर दें, तो जो एहसास आपको उस फूल का होगा उतने एहसास से ही सुर इधर उधर हो जाता है, बेसुरा हो जाता है। सुर इतना सेंसिटिव होता है। तो जब बच्चा YouTube से सीखता है तो उसको अपना जो स्केल है या अपना जो सुर है, सुर की जो जानकारी है या जो रागों के माध्यम से वो सुर पे काबिज होता है, वो डायरेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। ये जरूर है
कि उसको यही पता ना लगे कि मैं अच्छा गा रहा हूं कि बुरा गा रहा हूं। पहले आप गाना सीखने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आप क्या गा रहे हो ये सही है कि नहीं है। उसका गुरु की तो जरूरत उसका पता आपको कौन देगा? उसका पता ही आपको तब चलता है जब आप शुरू से उस तालीम पे सीखते हैं, किस सेंसिटिव पे सुर हमारा है, किस पे नहीं है। तो वो एक अत्यंत सीखना जरूरी होता है। हालांकि आजकल यूट्यूब से लोग बच्चे सीख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा पारंगत हो सकते, क्योंकि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसको तो उन्हें निर्वाह करना ही होगा। नहीं, मैं तो एक बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ कि मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ कि सारे बच्चों के पास यूट्यूब भी है, सब कुछ है। हाँ। फिर भी शास्त्रीय गायन या शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय संगीत की विधा में 2-4 लोगों से ज्यादा, जहां जो है 30 से 35 लाख की आबादी, वहां 4 लोग का तो कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं क्लासिकल वोकल पे या संगीत, शास्त्रीय संगीत की विधा में, तो ये तो इसका मतलब है कि वो गुरु के माध्यम से नहीं सीखेगा। जी जी जी। तो और बाकी जो बंगाल में है या महाराष्ट्र में है, वहां आपको कलाकार बहुत ज्यादा मिलेंगे संगीत के। बुंदेलखंड में नहीं मिलेंगे लोगों को, क्योंकि गुरु भी उतरे हैं नहीं सिखाने वाले, पारंगत नहीं। तो वो इसमें ये बात और फर्क पड़ता है कि जब आप किसी पारंगत गुरु के पास नहीं सीखे, आपको पता ही नहीं, तो आप भी वैसे ही हो जाओ। उसी का कारण है कि बुंदेलखंड में, क्योंकि देखिए टैलेंट तो सब जगह होता है, तो वो टैलेंट ही नहीं निकलता, उभर के नहीं आ ही नहीं। क्लासिकल में आज मैं करीब 25 साल से देख रहा हूँ कि कोई भी नया बंदा मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देख रहा है कि ये ठुमरी या गजल, मैं तो गजल की बात कर रहा हूँ, लाइट म्यूजिक है जी, तो ये कमी तो है। महाराज जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैंने देखा है आमतौर पर कि संगीत सीखने के लिए महिला वर्ग ज्यादा लालायित रहता है, पुरुष वर्ग क्यों नहीं रहता है? ये बात बिल्कुल सही है। होता क्या है कि पुरुष वर्ग इसलिए लालायित रहता है, महिला वर्ग इसलिए लालायित रहता है कि देखिए उनको ये पता है कि भाई हम डिग्री करके यदि हमारी शादी होगी तो हम कहीं जॉब कर लेंगे छोटा मोटा और थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे या हम क्लास कर लेंगे। मेन जो पुरुष वर्ग होते हैं उनको ये लगता है कि यार पता नहीं इसमें हम आगे करियर हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत संघर्ष और तालीम जैसी आपको मिली है और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत बड़े परफॉर्मर होगे कि नहीं होगे। इसको कैरियर से जोड़ना जरूरी नहीं हो सकता कि वो मिले कैरियर। नहीं, कैरियर मिलता है और खूब मिल रहा है आजकल, तो बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं और काफी है, लेकिन आपकी खुद की तैयारी होनी, खुद की काबिलियत होनी चाहिए कि आप खुद का काम आप कर पाओ। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आदमी मेहनत नहीं करना, वो सोचता है कि यार इससे अच्छा तो मैं संगीत ना करके मैं और कोई काम कर लूँ, क्योंकि ये रिस्की मामला है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में पूरी दुनिया में संगीत से इतना लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं और संगीत को 50 बिल्कुल। देखिए आप किसी भी, चाहे तो दूरदर्शन में इतने चैनल्स हैं, सब जगह सीरियल्स में बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, 92.7 जितने भी एफएम के चैनल है सब में चाहिए। तो देखिए जॉब्स की कोई कमी नहीं, काबिलियत की कमी है कि आपको उतनी काबिलियत तो होनी चाहिए ना, ये इसका मेन फैक्टर है। मान्यराज जी, आप जिस परफॉर्मेंस से उड़ान भरी आपने शुरुआत की, जो दुनिया में या हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आपको वेटेज मिला, उस रचना को आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। देखिए मैं वैसे तो मेनली शास्त्रीय गायक, तो शास्त्रीय गायन तो राग प्रमुख होते हैं, तो हर समय के राग जो है निश्चित है कि यदि हम दोपहर में तो दोपहर में गाएंगे, सुबह तो सुबह गाएंगे। तो ऐसे तो सारी रचनाएं लोग सुनते हैं, पारंपरिक रचनाएं और पारंपरिक राग हैं। लेकिन फिर मैंने रागों के माध्यम से
लोगों तक पहुंचने का जो एक जरिया होता है वो ये होता है कि आप सरल भाषा में लोगों को तक राग पहुंचाएं, तो जिससे उन्हें राग का भी वो हो जाए और उन्हें बोरियत भी ना लगे। तो मैंने कई जो है रचनाएं, सूफी रचनाएं गाई हैं, तो उससे मैं लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। तो एक जो लोगों के मन में विचार होता है कि शास्त्रीय संगीत तो बड़ा लंबा होगा और वो एक विचार धीरे धीरे लोगों के मन से निकालने का प्रयास मेरा अभी भी जारी है और काफी हद तक मैं उसमें सक्सेस हूँ। तो मैं आपको एक छोटी रचना यमन में तो मैं हमेशा जो प्रस्तुत करता हूँ लगभग करता ही हूँ। गीत मोहब्बत के जिस दिन मर जाएंगे, गीत मोहब्बत के जिस दिन मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। गीत मोहब्बत के जिस दिन मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे। आज ठहरे हैं हम खुशबू की तरह, आज ठहरे हैं हम खुशबू की तरह, कल हवा की तरह से गुजर जाएंगे। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। कल खुदा जाने, खुदा जाने, कल खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए, कल खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। इसका एक शेर है, हम लिए बैठे सर राह एक चिंगारी, हम लिए बैठे सर राह एक चिंगारी, जिसका जी चाहे जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। हम तो कुछ देने के काबिल भी कहाँ है, लेकिन हम तो कुछ देने के काबिल भी कहाँ है, लेकिन हाँ कोई चाहे हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो
चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए। कल खुदा जाने कल खुदा जाने कल खुदा जाने कल खुदा जाने किधर हमको हवाले जाए, कल खुदा पांचवा जी, आप के आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मतलब क्या और हमारे बुंदेलखंड के बच्चों में क्या नया देखना चाहते हैं, क्या नया प्रयोग करना चाहते हैं? जैसे हम लोग जितने भी नए टैलेंट्स जो बच्चे कर रहे हैं उनको मंच देके उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम बुंदेलखंड संगीत परिवार करेगा। और उसके अलावा मैं महाराष्ट्र समाज में गणेश संगीत विद्यालय हमारा बहुत बड़ा एक, जिसको जो है लगभग 100 साल होने वाले हैं। रानी लक्ष्मीबाई के जमाने मेरे ख्याल से वही सी मंदिर में शादी भी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो संगीत विद्यालय है तो वो उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो समय समय पे हम लोग काफ़ी प्रोग्राम वहाँ करते हैं। झांसी में इंडियन क्लासिकल के प्रोग्राम अगर कहीं होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र समाज में ही होते हैं जी। या तो फिर प्रभु रामलाल जी संगीत विद्यालय के प्राचार्य हैं श्री कृष्णकांत झा साहब जी, वो बड़ी मेहनत करके क्लासिकल के प्रोग्राम कराते हैं। वरना पूरे बुंदेलखंड में कोई भी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम नहीं करता, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम करवाना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है, चुनौती का। और इस चुनौती में हम लोग काफी सक्सेसफुल, काफी लोगों ने सराहा और लगातार वो कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं। बाहर से हम लोग आर्टिस्ट को बुलाते हैं, तो हर साल 4 प्रोग्राम हम लोग साल जी। पानीराव जी, हमारा ये बंजारा बीट्स प्लेटफॉर्म भी आपकी जो परिकल्पना है उसी से मिलता जुलता है। हम भी नए टैलेंट्स को स्थान देने के लिए बंजारा बीट का निर्माण किया है, और हमारी नई पौध के लिए आप अपने तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो भी आने वाले कल में आपको अनुसरण करें? आने वाली पीढ़ी को जो भी बच्चे सीख रहे हैं और उनमें काफी टैलेंटेड मेरे को दिख रहे हैं, और आने वाले समय में झांसी और बुंदेलखंड में बड़े अच्छे बच्चे हिंदुस्तान के स्तर पर अपना परचम लहराएंगे। तो मेरी कोशिश है कि बच्चों को उस तालीम से सिखाया जाए, और सीख भी रहे हैं। और आने वाले बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें जुनून के साथ करें। इस झांसी की पवित्र भूमि है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे अपने बलिदान से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो कम से कम संगीत में ऐसा काम करें। यहाँ पर देखिए मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रभाकर पालेराव, पंडित शंकरराव पांसे जी, आदिल खान उस्ताद गिरधारी मास्टर, ऐसे बड़े बड़े नाम जो झांसी में जिन्होंने काम किया है, तो उसी परंपरा के अनुसार वो बच्चे शास्त्रीय संगीत में जरूर काम करें। वो कर रहे हैं मेरे यहाँ, तो मैं तो देख रहा हूँ कर रहे हैं, बाकी बात पता नहीं कि मैं अपना खुद बता रहा हूँ, बच्चे कर रहे हैं। और उनका टैलेंट आपको आने वाले 5 से 10 सालों में जरूर झांसी के लिए अच्छा लोग मिलेंगे कलाकार। तो ये थे समीर भैलेराव जी, जिन्होंने संगीत में अपना पूरा जीवन लगा रखा है। नई पीढ़ी के लिए ये अनमोल उपहार की तरह है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।